वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी में। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो हमारे एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला आएगा हमारा लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन के बाद जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होते क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। फिर हम अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और फिर ये लास्ट में एक्सक्रीशन। ये जो चारों टॉपिक के हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, वो कवर होगा आपका 4 वीडियो में। और साथ ही इसके साथ हम लोग 2 वीडियो और अपलोड करेंगे। एक वीडियो में जो हमारे एनसीईआरटी के जो 8 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं वो रहेंगे। वैसे तो मैंने चैप्टर के साथ साथ सारे एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर दिए, लेकिन फिर भी एक सेपरेट वीडियो में सारे एक्सपेरिमेंट अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आपके लिए ईजी रहेगा रिवाइज करने में। और एक और जो वीडियो है उसमें समरी रहेगा, इस पूरे चैप्टर की समरी रहेगी ताकि एग्जाम से पहले आप लोग वो देख सके, क्योंकि एग्जाम टाइम पे पूरा वीडियो देख पाना बहुत हेक्टिक हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वो बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम लोग ये कैसे बताएंगे कि कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा है कि नहीं है। तो हम पहले कंसिडर करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की। तो उसमें तो आप इजीली बता सकते हो कि हमने ये देख सकते हैं कि ब्रीदिंग मूवमेंट्स है कि नहीं, यानी वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब बात आती है प्लांट्स की। तो प्लांट्स में तो ये ब्रीदिंग मूवमेंट्स वाला कोई कंसेप्ट तो है नहीं। लाइक हम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि अच्छा प्लांट्स देखना है कि सांस ले नहीं रहा है, क्योंकि वो तो पता चलने वाला है नहीं हम लोग को। तो आप बहुत सोचोगे इस बारे में, फिर आपके दिमाग में आएगा अच्छा हम ये देख सकते हैं कि प्लांट्स हरे है कि नहीं। अगर हरे होंगे तो जिंदा है, अगर नहीं होंगे तो वो डेड है। तो लेकिन मैं बता दूँ आपको, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते, वो ओरिजिनली कोई और कलर के होते हैं और वो लोग जिंदा होते हैं। तो यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है अभी भी अनआंसर्ड है, अब तक हम लोग को इसका आंसर नहीं मिला है। तो ये डिसाइड करना है कि कोई अलाइव है कि नहीं अलाइव है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं थ्रू प्रेजेंस ऑफ ये लाइफ प्रोसेसेस। अब ये दिमाग में बात आ रही होगी कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को कि अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ आप सांस ले रहे होगे। तो ये सांस ले रहे हो तो आपके जो इन्वायरमेंट है उससे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है, आपके अलग अलग सेल्स में जा रहा है। वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके बॉडी से रिलीज हो रहा है लंग्स के थ्रू। अगर वही आप कुछ खाना खाते हो तो आप खाना जो आपका होता है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो आपके बॉडी में उसको सॉल्युबल फॉर्म में उसका ब्रेक डाउन होता है और फिर उसका अलग अलग न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होते हैं, और वही जिसका वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो यार ये जो प्रोसेस है आपके बॉडी में रेगुलर हो रहा है, और ये सब जो मूवमेंट जो भी होते हैं हमें दिख नहीं रहे होते, लेकिन वो हो रहे होते हैं। चाहे हम लोग खेल रहे हो, सो रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, ये सब मूवमेंट्स हमेशा हो रहे होते हैं। तो यही जो मूवमेंट्स है ये सब आते हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर, और यही है जो डिसाइड करता है कि कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा है कि नहीं है। अब हम लोग समझ तो चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लेकिन इसका जो एक प्रॉपर डिफिनेशन है वो देख लेते हैं हम लोग। देयर आर सर्टेन बेसिक वाइटल प्रोसेस, वो बहुत सारे हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो मेजर लाइफ प्रोसेस आते हैं, जो एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे हेल्दी एंड टू मेंटेन द प्रॉपर functioning of organs of our body which are necessary for survival. These basic essential activities performed by an organism are called as life process. अब एक क्वेश्चन देखते हैं, what process would you consider essential for maintaining life? यानी कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो आपको लगता है कि एसेंशियल हमारे लाइफ के चलने के लिए। तो एक हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इस चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। आइए अब ये देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ प्रोसेस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जान रहे होते हैं कि वो सिंगल सेल से बना होता है। तो ये कुछ ऐसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा जो सेल जो होता है वो जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, इसलिए जो सारे प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या रेस्पिरेशन हो। उसके लिए कोई और ऑर्गन सिस्टम या फिर कुछ और कोई एक नया सिस्टम डेवलप होने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो हमें ये बात से जान रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल्स होते हैं, उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो उस केस में सारे सेल्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, तो इसीलिए हम पॉसिबल ही नहीं है कि डिफ्यूजन के थ्रू किया जाए। सेकेंडली, डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो कोई चांस ही नहीं बनता इसका। तो हमारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हम लोग के पास ना एक ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम,
जो अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारा न्यूट्रिशन हो गया, वो परफॉर्म किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। रेस्पायरेशन हो गया, वो परफॉर्म होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू। एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। वही हमारा बचा ट्रांसपोर्टेशन, वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अब देखते हैं हम लोग ऐसे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। तो पहला आता है फूड, जो यूज़ होता है एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हम लोग की बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और इसके लिए हम लोग खाना खाते हैं। फिर आया वाटर, कि वो ज़रूरत किस लिए हम लोग को, प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, और फिर हम लोग की बॉडी के अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फिर थर्ड है जो बहुत ज़रूरत है हम लोग को, वो है ऑक्सीजन, जो क्यों ज़रूरत है हम लोग को, कि हमारा जो खाना है, जब हम खाना खा रहे हैं उसके ब्रेकडाउन के लिए, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। यानी ये जो तीन हो गया, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये जो तीनों है वो बेसिक रॉ मटेरियल जो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है। अब देखते हैं हम लोग कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यानी जो प्रोसेस जिससे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना लेता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। और देखते हैं क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि ये मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फिर आ गया मिनरल्स एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड हैज आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्या है। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, दिस एनर्जी सप्लाइड बाय न्यूट्रिएंट्स। यानी हम लोग को अलग अलग काम करने की एनर्जी चाहिए होती है जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड्स वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, दिस रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइड बाय न्यूट्रिएंट्स। यानी हम लोग को जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, वो ये न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये दो मोड है, एक हो गया एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए पढ़ते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स ओन फूड, यानी ये वो मोड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये जो ग्रीन प्लांट्स है और ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ, जैसे ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। Autotrophic nutrition is fulfilled by a process called as photosynthesis, in which the autotrophs intake carbon dioxide and water and convert this into carbohydrate in the presence of chlorophyll and sunlight। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के इंटेक से और उसमें हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करते हैं और क्लोरोफिल प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है हम लोग को और ऑक्सीजन मिल रहा है हम लोग को। अब बात ये आती है फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है, अब देखते हैं इसके बारे में। The process by which green plants prepare food is called as photosynthesis। ये तो हम लास्ट पेज में भी पढ़ चुके थे। During this process, the solar energy is converted into chemical energy, यानी जो सोलर एनर्जी, जो सनलाइट जो हमें मिल रही है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन लीव्स में होता है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट, यानी जो ग्रीन पोर्शन होता है प्लांट का वहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें एक पिगमेंट होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं क्योंकि उसी की वजह से जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय प्लांट्स इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहला आ गया सनलाइट, दूसरा आ गया वाटर, तीसरा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा आ गया क्लोरोफिल। यानी ये चारों जो है वो रॉ मटेरियल है जो एक किसी भी प्लांट को ज़रूरत होता है न्यूट्रिशन के लिए, या यूँ कहें तो फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो होता कहाँ है, वो होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में। ये जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीव्स में होता है और यही क्लोरोप्लास्ट है जिसमें हमें क्लोरोफिल मिलता है, जिसे हमें ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। अब ये देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस जो यूज़ होते हैं वो प्लांट्स को मिलते कैसे हैं। तो पहले रॉ मटेरियल कौन कौन से हो गया हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो सनलाइट जो है वो हम लोग को डे टाइम मिल जाता है, और फिर क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी एक्जैक्टली अगर बोला जाए तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हो जाए। वो जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीव्स में होता है। और वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू जाइलम टिश्यू एंड रूट एंड स्टेम, यानी वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है किससे, जाइलम टिश्यू जो होते हैं रूट और स्टेम में, उससे। फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा, यानी हमारे जो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीफ के क्रॉस सेक्शन के बारे में। अगर आपने कभी भी कोई भी लीफ ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ध्यान दिया कि उसमें बहुत सारे लाइन्स हैं, इस लाइन को कहते हैं हम लोग वेन्स। और फिर देखोगे आप लोग कि बीच में भी एक लाइन जा रही होती है जो बाकी लाइन से काफ़ी थिक होती है, उसे हम लोग कहते हैं मिड रिब। ये मिड रिब भी, इसमें हम लोग फ्लोएम और जाइलम होते हैं। तो फ्लोएम और जाइलम का काम क्या है ये देखते हैं। जो फ्लोएम होता है
वो लीफ में जो खाना बन रहे होते हैं वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। वहीं जाइलम का काम ये होता है जो रूट और स्टेम से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो लीफ तक पहुंचाता है। अब हम लेयर वाइज देखते हैं कि लीफ में क्या क्या स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला आ गया वैक्सी क्यूटिकल। तो ये वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है कि लीफ पर एक वैक्स लेयर होता है। तो ये करता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम ना लीफ के सरफेस से वाटर लॉस होते हैं, तो ये वाटर लॉस को रिड्यूस कर देता है। फिर आता है हमारा अपर एपिडर्मिस। फिर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फिर आप देखोगे लीफ में बहुत सारे एयर स्पेसेस है। फिर आता है हमारा लोअर एपिडर्मिस। ये लोअर एपिडर्मिस में ही मोस्टली हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का काम गैसेस एक्सचेंज का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लीफ में लिए जाते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता है। स्टोमेटा तो ऐसे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं। ये ओवरऑल हमारा था लीफ का क्रॉस सेक्शन। अब पढ़ेंगे हम लोग स्टोमेटा के बारे में। These are tiny pores present in the epidermis of leaf or stem through which gases exchange and transpiration occurs। यानी जो स्टोमेटा है वो टाइनी पोर्स होते हैं एपिडर्मिस पर। लोअर एपिडर्मिस में भी होते हैं, अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं और अपर एपिडर्मिस में कम होते हैं। और इससे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। यानी इनका खुलना और बंद होना डिपेंड करता है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। ये टर्जिडिटी क्या होती है? टर्जिडिटी कोई भी सेल का एक मैक्सिमम एक्सपैंडेड फॉर्म होता है। यानी कोई भी सेल टर्जिड है तो अपने मैक्सिमम एक्सपैंडेड फॉर्म में, उससे ज़्यादा वो एक्सपैंड नहीं कर सकता। अगर ज़्यादा वो एक्सपैंड किया तो वो फट जाएगा। When guard cells uptake water from surrounding cells, they swell to become a turgid body, which enlarges the stomata in between. This is called as stomatal opening. यानी जब गार्ड सेल वाटर ले लेते हैं अपने सराउंडिंग सेल से तो वो टर्जिड हो जाता है और फिर से स्टोमेटा खुल जाता है। While when water is released, they become flaccid, shrinking to close the pore. वहीं जब सारा वाटर रिलीज हो जाता है तो वो फ्लैसिड हो जाता है, यानी वो मुरझा जा चुके होते हैं और इसीलिए वो स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है। इसे कहते हैं हम लोग स्टोमेटल क्लोजिंग। आइए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा उसमें जो आपको लेफ्ट साइड जो लीफ दिख रही है ये वो लीफ है जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में लीफ लिए हैं, और आपको जो राइट साइड में लीफ दिख रही है ये वो लीफ है जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के एंड में मिलेगी। यानी जब हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे तो हमारी लीफ कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेक अ पॉटेड प्लांट विद वैरिकेटेड लीफ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये वैरिकेटेड लीफ होती क्या है। ये वो लीफ है जिसके कुछ पार्ट्स ग्रीन होते हैं और कुछ पार्ट्स नॉन ग्रीन होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट साइड वाली लीफ जो है वो उसके कुछ पार्ट्स ग्रीन और कुछ पार्ट्स येलो हैं। इसे हम लोग कहते हैं वैरिकेटेड लीफ, और ये जनरली हम लोग को मिल जाती है मनी प्लांट में या फिर क्रोटॉन्स में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कीप दी प्लांट्स इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। यानी ये प्लांट को हम लोग अंधेरे कमरे में रख देंगे 3 दिन के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी प्लांट में जो भी स्टार्च स्टोर्ड होगा, मतलब हमारा जो खाना स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, वो सारा कंज्यूम हो जाएगा। नाउ कीप दी प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। यानी हम जो प्लांट है उसको वापस रख देंगे सनलाइट में। इससे क्या होगा कि हमारा फोटोसिंथेसिस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, हमारा खाना बनना दोबारा शुरू हो चुका होगा। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, प्लांट से एक लीफ प्लग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जिस जगह खाना बना था वहीं का वहीं रह जाएगा, वो अलग अलग जा नहीं पाएगा। यानी हमारे अगर प्लांट में जिस जगह पे, यानी लीफ के जिस जगह पे हमारा खाना बना है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में वो जा नहीं पाएगा। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड प्लेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फिर क्या करेंगे हम लोग, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर हम लोग लीफ को बॉयल कर देंगे, गर्म पानी बॉयल कर देंगे पानी में कुछ देर के लिए। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। फिर हम लोग लीफ को डाल देंगे अल्कोहल में। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। और फिर जिस बीकर में हमारा लीफ और अल्कोहल था उसको डाल देंगे वाटर बाथ में और उसको हीट कर देंगे। अल्कोहल में हीट करने से ये होगा कि हमारी लीफ के जो क्लोरोप्लास्ट थे वो ब्रेक कर जाएंगे और क्लोरोफिल सारा रिलीज हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा लीफ जो है कलरलेस हो जाएगा और जो सॉल्यूशन था वो ग्रीन हो जाएगा। Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. अब हम लोग लीफ को पहले कुछ देर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे, उसको धो देंगे। और इससे क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि जो लीफ है उसका लीफ का जो कुछ पार्ट्स है वो ब्लू ब्लैक है। सब आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जो राइट साइड जो लीफ है उसका कुछ पार्ट्स ब्लू ब्लैक है। ये आयोडीन सॉल्यूशन के बाद वाला लीफ है। तो ये जो प्लांट जो ब्लू ब्लैक है वो ये शो करते हैं कि इस एरिया में हमारा कार्बोहाइड्रेट बना है, यानी ये वही एरिया है जहाँ पे क्लोरोफिल है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है बहुत ज़रूरी होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। हम लोगों ने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई अल्कोहल इज़ नॉट हीटेड डायरेक्टली इन दिस एक्सपेरिमेंट।
तो आपने एक्सपेरिमेंट गौर किया होगा कि हमने अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं किया था। जिस बीकर में हमारा अल्कोहल और लीफ था उसको पहले हमने डाला था वाटर बाथ में, और वाटर बाथ के थ्रू हमने हीट किए थे। रीज़न ये है कि अल्कोहल जो होता है हमारा इन्फ्लेमेबल है, इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। अगर हमने अल्कोहल को डायरेक्टली हीट किए होते उसमें आग लग चुकी होती है और हमारा जो लीफ है वो जल चुका होता, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाई लीफ इज़ बॉइल्ड इन अल्कोहल। तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि अल्कोहल में हम लोग बॉयल इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो ब्रेक हो जाए और क्लोरोफिल रिलीज़ हो जाए और हमारा जो लीफ है वो कलर्स हो जाए। अगर मेन रीज़न अल्कोहल में बॉयल करने का यही था कि हमारा लीफ कलर्स हो जाए, ताकि जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसे स्टेन करना ईजी हो जाए हमारे लिए। अब हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स आर नियरली द सेम साइज़। हम लोग 2 प्लांट लेंगे जो ऑलमोस्ट दोनों सेम साइज़ का होगा। अब हम लोग डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें आपको 2 प्लांट दिख रहा होगा। इस एक को हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। कि जब इन द डार्क रूम फॉर 3 डेज़, तो दोनों प्लांट को हम लोग 3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी स्टार्च के फॉर्म में फूड जो स्टोर्ड है वो हमारी प्लांट कंज्यूम कर लेगी। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। हम दोनों प्लांट को अलग अलग ग्लास प्लेट पे रख देंगे। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाई साइड ऑफ 1 प्लांट। मान हम लोग प्लांट ए के साइड में वॉच ग्लास रख देंगे जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स। हम दोनों प्लांट को अलग अलग बेल जार से कवर कर देंगे। यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो इट सेटअप इज एयर टाइट। हम लोग दोनों जो भी हमारे दोनों क्या बजाए बेल जार्स है उसको हम लोग क्या सील कर देंगे वैसलीन के थ्रू ग्लास प्लेट से, ताकि हमारा जो कंटेनर है वो पूरा एयर टाइट हो जाए। कीप दी प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। हम लोग दोनों प्लांट को सनलाइट में रख देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि हमारा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाए, हमारा खाना बना दोबारा शुरू हो जाए। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द लास्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग दोनों प्लांट से एक लीफ हम लोग क्या बोलते हैं प्लग की करेंगे और फिर हम लोग स्टार्च का प्रेजेंस देखेंगे। देखिए हम जब दोनों प्लांट को रखे थे सनलाइट में तो हुआ कुछ ये था कि जिस प्लांट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, जैसे हमारा प्लांट ए है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होने की वजह से सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुका होगा, तो वहाँ पर प्रोसेस होगा ही नहीं, यानी हमारा खाना बनेगा ही नहीं। वहीं प्लांट बी है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, तो वहाँ पे हमारा प्रोसेस बनेगा, प्रोसेस होगा हमारा। और वहाँ पे हम लोग को जब हम लोग चेक करेंगे स्टार्च के प्रेजेंस के लिए हम लोग को स्टार्च मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग स्टार्च के प्रेजेंस कैसे चेक करते हैं हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लीफ प्लग किया हम लोगों ने उसको डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन में, फिर हम लोग उसको बाहर निकालेंगे और फिर आयोडीन से धो देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो लीफ है हमारा कुछ पार्ट्स में ब्लू ब्लैक हो जाएगा, वो शो करेगा कि स्टार्च के प्रेजेंस शो करेगा, यानी इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्रोसेस के होने के लिए। अब हम लोग प्रोसेस का मेन इवेंट देखेंगे। पहला आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल हमारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो होता है हमारा पहला इवेंट। सेकेंड होता है हमारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है हमारा क्लोरोफिल उसका कन्वर्जन होना चाहिए केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो भी हमारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ था रूट और स्टेम से वो हमारा ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी H2O जो हमारा ब्रेक हो जाएगा H2 और O2 में। रिडक्शन और हमारा थर्ड स्टेप आएगा एंड थर्ड इवेंट जो हमारा है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी हमारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में। तो हमारा जो ये इक्वेशन था ये प्रोसेस का वो कुछ ये था ना, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6, यानी ये है कार्बोहाइड्रेट हमारा और ऑक्सीजन। तो अब ये देखोगे जो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा कार्बोहाइड्रेट में। तो यदि आप फिर पढ़ा हो रिडक्शन क्या कब होता है, जब हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तब जाके कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में हम लोग को ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट्स। ये जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है वो स्टार्च के फॉर्म में हमारे लीव्स में और अलग अलग स्टोरेज पार्ट में वो स्टोर हो जाता है। वही हमारा जो ग्लूकोज होता है हमारे ह्यूमन बींग्स में वो भी स्टोर होता है, लेकिन ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है वो। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स, यानी यही फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो सोलर एनर्जी है वो हम लोग के काम आती है एक्शन में। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। थ्रू फोटोसिंथेसिस दे प्रोड्यूस फूड, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर फूड।
अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो सभी लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। ये बैलेंस इसलिए मेंटेन हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रीदिंग में। अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी इस मोड में खाना खुद नहीं बना रहा कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहा है। ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिर्फ ये ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो सिर्फ फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉफिक, बाकी सारे जो भी बचे जो भी ऑर्गेनिज्म बचे हमारे वो फॉलो करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी 3 तरह के होते हैं हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला हो गया हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन और थर्ड हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं ये सब होते क्या, एक एक करके सबको डील करते हैं हम लोग। अब पहले देखेंगे हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखते हैं ये क्या होता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। द फूड डाइजेस्टेड वाइल इट स्टिल इज टू बी इंजेस्टेड। यानी इस केस में क्या होता है कि पहले हम लोग खाना खाते नहीं, पहले उसको डाइजेस्ट कर लेते फिर खाना खाते हैं। यानी कोई भी जो खाना है उसको पहले हम लोग सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर लेते फिर हम लोग खाना खा रहे हैं। ऑल द डिकम्पोजर फॉलो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जितने भी डिकम्पोजर एग्जिस्ट करते हैं वो सारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का फॉलो करते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या क्या है देखो। एग्जांपल्स फंजाई होते हैं जनरली, जिसमें आते हैं ब्रेड माउस, ईस्ट एंड मशरूम। अब डायग्राम में देख रहे होगे ये ब्रेड माउस है हमारा, ये ईस्ट है हमारा और ये है हमारा मशरूम। अब पढ़ेंगे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। इन दिस द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यानी ये मोड में क्या होता है कि पहले हम लोग खाना खाते हैं और फिर डाइजेशन होता है। यानी हमारे खाना खाने के बाद वो जब भी खाना हम लोग ने खाया वो ब्रेक होता है छोटे छोटे फॉर्म में और फिर वो एब्जॉर्ब होता है। ये न्यूट्रिशन जो होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन वो दिख जाता है मैक्सिमम एनिमल्स में, इसमें हम लोग ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब देखते हैं कि होता क्या है। The organism which lives inside or outside another organism and derive nutrition from it without killing them is known as parasite, and this type of mode of nutrition is called as parasitic nutrition। यानी जिसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा, उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहेगा लेकिन उनको मारता नहीं है। इसे कहते हैं हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल हो गए कस्क्यूटा, टिक, लाइस, लीचेस एंड टेप वॉर्म्स। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये हमारा जो ये टिक हो गया, हमारा ये कस्क्यूटा हो गया, इसको एक पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। फिर लाइस हो गया और फिर टेप वॉर्म हो गया जो हमारे स्टमक में मिलता है, और फिर हो गया लीच हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The cell membrane of the amoeba keeps on protruding into pseudopodia. Amoeba surrounds a food particle with pseudopodia and makes a food vacuole. The food vacuole contains a food particle and water. Digestive enzymes are secreted in the food vacuole and digestion takes place. After that, digested food is absorbed from the food vacuole. Finally, the food vacuole moves near the cell membrane and undigested food is expelled out. अब हम लोग ये समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। अगर हम नॉर्मल स्टेट में अमीबा कंसिडर करें तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और फिर जब उसके आसपास मान लीजिए ऐसा ये फूड पार्टिकल आ गया तो क्या होगा कि जो अमीबा है हमारा स्यूडोपोडिया बनाएगा, जो फिंगर एक्सप्रेशन होते हैं हमारे फूड पार्टिकल के अराउंड, और क्या करेगा फूड पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, अपने अंदर ले लेगा और बना लेगा फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है फूड पार्टिकल और फिर वाटर। अभी क्या करेगा अमीबा, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेगा ताकि जो भी फूड पार्टिकल है उसको ब्रेक किया जा सके सॉल्युबल फॉर्म में, और सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक होने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी बेकार सामान बचेगा, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट बचेगा उसको वो बाहर रिलीज़ कर देता है। वो कैसे रिलीज़ करता है, ये जो फूड वैक्यूल जो है वो मूव करता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, और सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ने के बाद वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो है अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। यानी ये ओवरऑल हो गया हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब देखते हैं हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है और फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या क्या है। द एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, माउथ से एनस तक। इट इज डिवाइडेड टू सेवरल पार्ट्स लाइक माउथ, ओएसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine and anus.
और फिर देखते हैं हम लोग एक्सरी ऑर्गन्स के बारे में। कौन कौन एक्सरी ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में? सिलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज आर दी एक्सरी ऑर्गन्स विच लाई आउटसाइड दी एलिमेंट्री कैनाल। यानी हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल और एक्सरी ऑर्गन्स है दोनों मिलकर बनाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इस तरह का दिखता है। हमारा सिस्टम बना होता है एलिमेंट्री कैनाल से और सम एक्सरी ऑर्गन से। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता था? हमारे माउथ से लेकर एनस तक। और जो कौन कौन से पार्ट थे इसके? पहला पार्ट था माउथ, फिर था ओएसोफेगस, फिर देखिए हमारा ये रहा स्टमक, फिर ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आखिरी पार्ट इसका एनस। और हमारे एक्सरी ऑर्गन कौन कौन से थे? पहला था हमारा सिलाइवरी ग्लैंड, ये रहा हमारा लिवर, ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर और ये था पैंक्रियाज। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरी ऑर्गन्स के बारे में। तब देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन से एक्सरी ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं। एक था सिलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। अब एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सिलाइवरी ग्लैंड, इट सीक्रेट्स सलाइवा। सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी विच मेक इट्स ईजी टू swallow द फूड। Saliva also contains the enzyme salivary amylase or ptyalin. Salivary amylase digests starch and converts it into sugar. ये जो salivary gland है हमारा वो saliva secrete करता है। इस saliva क्या करता है? हमारे खाने को slippery कर देता है ताकि हम लोग easily swallow कर सके। हमारे इसी saliva में एक एंजाइम होता है जो कहते हैं salivary amylase, इसका दूसरा नाम है टाइलिन। इस salivary amylase क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। फिर देखते हैं लिवर के बारे में। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। The liver manufactures bile which gets stored in the gall bladder. ये जो लिवर है हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये लिवर में ही हमारा बाइल फॉर्म होता है, जिसको देखेंगे कि फंक्शन हमारे बाइल का काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। अब ये जो बाइल है वो प्रोड्यूस तो लिवर में होता है लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अब ये गॉल ब्लैडर क्या है? इट स्टोर्स बाइल विच इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी ये जो गॉल ब्लैडर है वो उसमें बाइल स्टोर होता है, भले ही बनता है लिवर में लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। और वो गॉल ब्लैडर से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से वहाँ से रिलीज होता है। अब पढ़ते हैं लोग पैंक्रियाज। इट इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक। यानी जो पैंक्रियाज है वो स्टमक के नीचे होता है। इट सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये हम लोग रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो काम आते हैं हमारे स्टार्च हो गया या फिर फैट हो गया इसके ब्रेकडाउन में। अब हम देखते हैं माउथ के बारे में। हम माउथ को ही कहते हैं बक्कल कैविटी। हमारे माउथ में 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला हो गया टीथ, टंग और सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइवरी ग्लैंड के बारे में तो पहले हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे टीथ और टंग के बारे में। द माउथ हैज़ टीथ एंड टंग। सिलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द माउथ। द टंग हैज़ गस्ट्रेटेड रिसेप्टर विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। ये हमारे टंग में गस्ट्रेटेड रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? सेंस ऑफ टेस्ट परसीव करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपर्ली मिक्सड इन इट। यानी इसका काम ये भी होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना को मूव करते हैं ताकि जो सलाइवा है वो अच्छे से उससे मिक्स हो सके। अब देखते हैं टीथ के बारे में। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट सॉलिंग ऑफ फूड बिकम्स ईजियर। ये जो टीथ है वो काम आता है हमारे खाने को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने के लिए ताकि हम लोग खाना ईजिली सॉलो कर सके। देखते हैं ओएसोफेगस के बारे में। ओएसोफेगस क्या है? ओएसोफेगस बेसिकली एक पाइप है जो कनेक्ट करता है हमारे माउथ को स्टमक से। उसका काम क्या है? इट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आप सोच रहे होगा कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है? इट इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। देखो हमारा जो ओएसोफेगस है कुछ इस तरह पाइप टाइप का है। मान लीजिए यहाँ पे खाना है तो ये खाना से जो ऊपर वाले जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वहीं जो हमारा भी खाना है उसके जो आसपास मसल्स होते हैं वो डायलेट करते हैं। ये जो एक कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन चलता रहता है। हमारा जो खाना है वो हमारे माउथ से स्टमक तक पहुंच जाता है। अब पढ़ते हैं हम लोग स्टमक के बारे में। इट इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन। ये जो हमारा स्टमक है वो कुछ बैग की तरह दिखता है। सब डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारा स्टमक दिख रहा है जो कुछ बैग के स्ट्रक्चर में है। हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। ये हमारे स्टमक का जो वॉल्स है वो काफ़ी मस्कुलर होता है जो काम आता है हमारे खाने के विगरस मूवमेंट में। The exit of the food from the stomach is regulated by a sphincter muscles which releases it in small amount into the small intestine. ये जो हमारा स्टमक का जो टर्मिनल पॉइंट है यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो क्या करता है कि हमारा जो भी खाना जाता है इंटेस्टाइन में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, उसको छोटे छोटे अमाउंट भेजता है। यानी एक ही बार में सारा खाना नहीं जा रहा होता है। स्फिंक्टर के होने की वजह से हमारा जो भी खाना है वो थोड़ा थोड़ा करके जाता है वहाँ पे।
दी वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स, ये हमारा जो स्टमक का वॉल्स है वो 3 ही सिक्रीट करता है। पहला हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एंजाइम पेप्सिन और तीसरा हो गया हमारा म्यूकस। अब देखते हैं तीनों का काम क्या क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि हमारे खाने में जो भी जर्म्स होते हैं उसको मार देता है वो, साथ ही साथ हमारे स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है, ताकि हमारा जो एंजाइम पेप्सिन जो रिलीज होता है वो काम कर सके, क्योंकि जो हमारा एंजाइम पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills the germs which may be present in the food. Moreover, it makes the medium inside the stomach acidic, which is necessary for gastric enzymes to work. अब देखते हैं एंजाइम पेप्सिन के बारे में। It does partial digestion of protein. ये जो हमारा एंजाइम पेप्सिन है वो क्या करता है कि हमारे जो प्रोटीन है, जो हमारे खाने प्रोटीन होते हैं उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। म्यूकस सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा म्यूकस क्या करता है कि हमारा जो स्टमक का इनर लाइनिंग है उस पर एक लेयर चढ़ा देता है, ताकि जो भी हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से जो भी एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ है उसकी वजह से हमारा इनर लाइनिंग जो है स्टमक का वो डैमेज ना हो सके। ये था हमारा स्टमक। अब देखते हैं हम लोग आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है काफ़ी कॉइल्ड होता है और ट्यूब की तरह होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। The length of the small intestine differs in various animal depending on the food they eat. ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है अलग अलग एनिमल में अलग तरीके का होता है, वो डिपेंड करता है किस तरह खाना खा रहे होते हैं। ऐसे हमारे हार्बीवोर्स जो ग्रास खाते हैं उन लोग में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है, क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्ट करनी होती है। वहीं पे हमारे जो कार्निवोर्स हो गए उन लोग में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, बट इट्स ल्यूमेन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अगर लंबाई की बात करें तो वो लंबा होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की, लेकिन वही अगर बात करें हम लोग सेंट्रल स्पेस की तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हो गया हमारा ड्यूडेनम, दूसरा हो गया जेजुनम और तीसरा हो गया हमारा इलियम। बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस इज रिसीव इन द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो बाइल जो आता है लिवर से और हमारा पैंक्रियाटिक जूस आता है हमारे पैंक्रियास से, वो रिसीव होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। दिस इज डन बाय बाइल। हमारा जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है वो एक्ट करता है बेसिक मीडियम में, लेकिन हमारा जो खाना जो आ रहा होता है स्टमक से वो होता है एसिडिक, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं अल्कलाइन मीडियम में बाइल के थ्रू। Bile also breaks down fat into smaller particles. This process is called as emulsification of fat. हमारे खाने में जो भी फैट्स होते हैं वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, इस पर एंजाइम्स एक्ट नहीं कर रहे होते हैं, इसको छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक करता है हमारा बाइल। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। हमारे पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन जो काम आते हैं प्रोटीन के ब्रेक डाउन में, और वही लाइपेज का काम होता है जो इमल्सिफाइड फैट है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल्स में काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं उसके मतलब इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम्स होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन कन्वर्ट करना अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम। हमारा जो मेजर डाइजेशन होता है वो होता है ड्यूडेनम पार्ट में। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेजुनम, यानी हमारे जेजुनम में कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा होता है। द इनर वॉल इन द इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम सो दैट ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। यानी हमारा जो इलियम का जो इनर वॉल है वो उसमें आप देखिए कि बहुत सारे फिंगर प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं विलाई, और ये विलाई क्या करता है कि हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ताकि हमारे इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। Moreover, villi also reduce the lumen of the ileum so that food can stay for longer duration in it for optimum absorption. Digested food is absorbed by villi. ये हमारे जो विलाई क्या करता है कि हमारा ल्यूमेन जो यानी जो सेंट्रल स्पेस है इलियम का वो कम कर देता है ताकि जो खाना है वो काफ़ी देर तक रह सके और उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके। यानी आप देखिएगा तो हमारा जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो हो रहा है ड्यूडेनम में और वही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारा इलियम में। अब पढ़ते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कुछ इस तरह का दिखता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है
वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। भले हम लोग को नाम से लग रहा होगा कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन फैक्ट ये है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, सम वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो भी वाटर और सॉल्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आफ्टर दैट द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है हमारे रेक्टम में, और फिर एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो हमारा एनस है वहाँ पे एक एनल स्फिंक्टर होता है, वो क्या करता है कि वो रेगुलेट करता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड का एग्जिट रेगुलेट करता है। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन का ओवरऑल प्रोसेस क्या है। हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ होता है, हमारे माउथ में। तो माउथ में क्या होता है कि हमारा जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है हमारे शुगर में, और ये कौन करता है, हमारा एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। फिर हम लोग आते हैं ओएसोफेगस में, लेकिन ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन होता नहीं है। फिर हम लोग पहुँचते हैं स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन से वो कन्वर्ट होते हैं हमारे पेप्टाइड्स में, और ये कौन करता है, हमारा एंजाइम पेप्सिन। ये पेप्टाइड्स क्या होता है, पेप्टाइड्स है स्मॉल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। फिर हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ हम लोग का जो इंटेस्टाइन है वो उसको 3 जूस मिल रहा होता है। पहला बाइल जूस, दूसरा होता है हमारा पैंक्रियाटिक जूस, और तीसरा होता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। ये जो बाइल है क्या करता है, हमारे फैट को कन्वर्ट कर देता है हमारी इमल्सिफाइड फैट में। ये जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है उसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है कि हमारे जो इमल्सिफाइड फैट है उसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ फैट में, और हमारी जो स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये काम करता है हमारे जो एंजाइम्स है हमारे इंटेस्टाइनल जूस में, ये वो करते हैं। फिर देखते हैं प्रोटीन्स का। तो क्या होता है, प्रोटीन्स कन्वर्ट होता है हमारे पेप्टाइड्स में, और ये काम किया जाता है ट्रिप्सिन में। मैक्सिमम प्रोटीन तो ऐसे हमारे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे स्टमक में, लेकिन जो बचते हैं प्रोटीन्स वो कन्वर्ट होते हैं पेप्टाइड्स में हमारे इंटेस्टाइन में, और ये पेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में, और ये काम करता है हमारे जो एंजाइम्स है इंटेस्टाइनल जूस में वो करते हैं। फिर जो हमारा जो शुगर है, जो माउथ में हमारे शुगर मिलाता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ये काम भी हमारे करते हैं एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल जूस में। यानी अगर देखोगे तो जो हमारा जो एंजाइम्स है इंटेस्टाइनल जूस का वो रिस्पॉन्सिबल है फाइनल ब्रेकडाउन के। अब हम एनसीईआरटी का एक थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। तो मान लीजिए ये 2 टेस्ट ट्यूब है, एक हो गया हमारा ए, दूसरा हो गया हमारा बी। एड 1 ml ऑफ सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। यानी हम लोग टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग डाल देंगे 1 ml ऑफ सलाइवा, और बी में कुछ नहीं डाल दें हम लोग, और दोनों को छोड़ देंगे हम लोग 20 या 30 मिनट के लिए। नो ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब, और हम लोग दोनों में डाल देंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। तो हम लोग को किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज दिखेगा, हम लोग को कलर चेंज दिखेगा टेस्ट ट्यूब बी में, क्योंकि देखो होगा क्या कि हमारा ए में हमने सलाइवा डाला था, सलाइवा क्या करेगा, हमारे स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा शुगर में। और हम लोगों ने पहले का एक्सपेरिमेंट देखा था कि आयोडीन कलर चेंज शो करता है सिर्फ स्टार्च के लिए। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन 2 टेस्ट ट्यूब। ये शो करता है कि टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च नहीं है, वहीं टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च प्रेजेंट है। What does this tell us about the action of saliva on starch? ये शो करता है कि जो सलाइवा है उसमें हमारे एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कन्वर्ट कर देगा हमारे स्टार्च को शुगर में। पढ़ते हैं डेंटल केरीज के बारे में। डेंटल केरीज और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल एंड डेंटाइन। ये डेंटल केरीज दूसरा नाम क्या है उसका, टूथ डिके, वो क्या करता है कि हमारे इनामल और डेंटाइन को सॉफ्ट बना देता है। इसकी शुरुआत कैसी होती है वो देखते हैं। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूसेस एसिड दैट सॉफ्टन्स द इनामल। शुरुआत ऐसी होती है जो शुगर पे हमारे जो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वही जो एसिड है वो क्या करता है हमारे इनामल को सॉफ्ट बना देता है। मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लाक। ये जो बहुत सारे बैक्टीरिया सेल्स है वो कंबाइन कर जाते हैं हमारे फूड पार्टिकल से, और हमारे टीथ पर एक लेयर बना देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डेंटल प्लाक। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सर्फेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लाक कवर्स द टीथ। हमारा जो सलाइवा है वो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो टीथ के सरफेस से पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि जो प्लाक है हमारा वो टीथ पे एक लेयर बना चुका होता है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड। होगा क्या कि अगर हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो अगर हम लोग ब्रश कर लें तो बैक्टीरिया के एसिड प्रोड्यूस करने से पहले ही जो है हमारा प्लाक रिमूव हो जाएगा। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म मे इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमारे पल्प में चले जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पल्प हमारा यहाँ पर है, और क्या होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देगा, और हमें बहुत तकलीफ होगी, हमें बहुत दर्द होगा वहाँ पे। तो आप देखिएगा तो हमारा लेक्चर आज यहीं पर ख़त्म होता है।
लेकिन हमारा लेक्चर एंड करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं एज होमवर्क। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में। तब तक आज जो भी पढ़ाया सब रिवाइज कर लें आप लोग, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।